हाय बच्चों। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ नॉन पढ़ा था। और मैंने एक्सरसाइज दी थी और कहा था कि आप लोग एक्सरसाइज बना के रखना। इसके बाद जो वीडियोस आएगी उसमें मैं आंसर्स बताऊंगी। तो एक्सरसाइज ये थी कि आपको वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए थे और उस वर्ड का नॉन तो थे वो सारे वर्ड, लेकिन साथ ही साथ ये बताना था कि वो नॉन होते हुए क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो देखो, दिस वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस। वर्ल्ड अंडरलाइंड है। अब देखो, बात किसके बारे में की जा रही है? वर्ल्ड के बारे में। क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में? कि ये दुनिया एक बड़ी जगह है। तो कौन एक बड़ी जगह है? दुनिया। तो दुनिया के बारे में बात हो रही है, तो दुनिया क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है और हमेशा याद रखना सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में आओ। प्लीज हैंड मी दैट बॉटल। प्लीज मुझे वो बॉटल दो। ठीक है। बॉटल अंडरलाइन है। अब देखो, बॉटल जब देने का काम होगा, हैंड यहाँ पे जो है ना, वो वर्ब है। हैंड मतलब हुआ देना। कभी कभी हम लोग ग्रामर में वर्ब लाइक गिव की जगह हैंड भी यूज कर सकते हैं। ये स्लैंग लैंग्वेज है। स्लैंग मतलब आम बोलचाल वाली भाषा। तो इंग्लिश में स्लैंग लैंग्वेज में हैंड है। ठीक है। तो हैंड में दैट बॉटल। बॉटल क्या है? इस पे देने का असर किस पे पड़ेगा? बॉटल पे पड़ेगा। तो बॉटल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो देने का काम है वो सीधा सीधा असर किस पे पड़ रहा है? बॉटल पे, क्योंकि दिया बॉटल को जा रहा है। ठीक है। क्लियर। थर्ड सेंटेंस पे आओ। मॉम मेड माई सिस्टर अ ब्यूटिफुल क्विल्ट। मॉम ने मेरी बहन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रजाई बुनी। बुनने का काम मेड। ठीक है। वर्ब है। मेड का काम किसके ऊपर जा रहा है? क्विल्ट के ऊपर। क्विल्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। जिसपे काम का असर सीधा सीधा पड़े वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किसके लिए बना रही है माँ? तो माँ बहन के लिए बना रही है। तो बहन के बारे में अगर देखा जाए तो बहन क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि क्विल्ट बनाएगी, रजाई बुनेगी माँ, देगी किसको? बहन को। ठीक है। तो देने का काम बहन पे किया जा रहा है, लेकिन बनाने के बाद तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ में आओ। मैंडी। मैंडी नाम है। मैंडी इंटर्ड द स्विंग इन द फेयर। मैंडी झूले पे गई। कहाँ? फेयर में, मेले में। मैंडी झूले में घुसी फेयर के अंदर। ठीक है। तो इन द फेयर। अब इन जो है प्रिपोजिशन है। मैंने बताया था कोई भी प्लेस लोकेशन की जगह बताए तो वो वर्ड प्रिपोजिशन हो जाएगा। नहीं याद है तो पीछे जाके देख लो वीडियो। प्रिपोजिशन इन, एन, अंडर, ऑन, ये सारे होते हैं। तो इन द फेयर। फेयर मतलब मेला। फेयर मतलब एक होता है कि गोरा रंग भी। ठीक है, गोरा। लेकिन यहाँ पे फेयर मतलब मेला है। ठीक है। अब देखो, इन है मे। अब मैंने बोला था कि नॉन किस तरह से काम कर सकता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन भी काम करता है। तो ये प्रिपोजिशन है मे, इन, और ये ऑब्जेक्ट है। किस में जा रही है? तो मेले में जा रही है। जाने का काम किसके अंदर हो रहा है? मेले में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है किसका है? तो प्रिपोजिशन का। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। फिफ्थ में आओ। आई नर्वसली हैंडेड माई ग्रेड्स टू माई फादर। मैंने नर्वसली मतलब घबराते हुए, हैंडेड मतलब देना, माई ग्रेड्स, ग्रेड्स मतलब मार्क्स जो आए मेरे, टू माई फादर अपने पिता को दिया। ठीक है। अब देखो, ग्रेड्स जो है वर्ड वो अंडरलाइंड है। अब बताओ ग्रेड्स जो है वो कैसा होगा? क्योंकि देने का काम किस पे सीधा सीधा पड़ रहा है? ग्रेड्स पे। जो भी मार्क्स मेरे आए हैं मैं वो मार्क्स दे रही हूँ। तो मेरे मार्क्स किसको दिए जा रहे हैं? पिता को। तो किसको दिया जा रहा है? मार्क्स को दिया जा रहा है। ठीक है। तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि देने का काम मार्क्स पे हो रहा है। ठीक है। सिक्स्थ पे आओ। आई कांट फाइंड माई शूज। मैं अपने शूज या जूते नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। शूज जो है मतलब नहीं ढूंढ पा रहे हैं किस चीज को? जूतों को। जूतों के बारे में सीधा सीधा असर जूतों पे पड़ रहा है। तो जूते कैसे हो जाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शूज क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेवेंथ में आओ। हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री है। किसके बारे में बात हो रही है? हिस्ट्री के बारे में। जिसके बारे में बात हो वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। और मैंने कहा है सब्जेक्ट हमेशा आगे में लगता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो बिना सोचे समझे हिस्ट्री, सीधा एकदम और सब्जेक्ट लगा देना। ठीक है। एट्थ पे आओ। द स्टूडेंट्स आर वेरी ओबीडियंट। कौन ओबीडियंट है? ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं? तो ओबीडियंट हैं। किसके बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, और जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है। तो देखो, स्टूडेंट।
और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में। अब जब वॉइस पढ़ोगे तो बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि सब्जेक्ट हमेशा आगे लगता है, लेकिन जब मैं वॉइस बताऊंगी तो सब्जेक्ट पीछे लगेगा, क्योंकि वॉइस का मतलब होता है वॉइस को चेंज करना। ठीक, वो काफी बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का एक पार्ट है। ठीक है, वो पढ़ना, लेकिन पहले ये सारी चीजें समझने के बाद। अब देखो 9th में आओ। कैन वी गो टू द कॉन्सर्ट टू नाइट? कहाँ जाने की परमिशन ली जा रही है, कहाँ जाने के बारे में पूछा जा रहा है, क्या हम जा सकते हैं? तो कहाँ? कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मतलब कोई भी मेला, स्टेज प्रोग्राम, कुछ भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टू लग रहा है, मैंने क्या कहा था? प्रीपोजिशन। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। अब कहाँ जाने की बात हो रही है तो कॉन्सर्ट, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो कॉन्सर्ट वर्ड अंडरलाइंड है, तो क्या लिखोगे इसका? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, 10th पे आओ। गिव योर ब्रदर हिज हैट। अपने भाई को उसका बैट दो, अपने भाई को उसका बैट दो। तो ब्रदर, देना किसको है? बैट को देना है। देना किसको है? गिव क्या करना है? बैट। बैट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन देंगे किसको? भाई को। बैट देना किसको है? भाई को। और देना क्या है? तो बैट। लेकिन देना किसको है? भाई को। तो भाई क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस पर काम का असर डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वेयर डिड यू पुट द बुक? तुमने बुक कहाँ रखी है? बुक। अब डायरेक्ट रखने का काम किस पे हो रहा है? किसको रखने की बात की जा रही है? बुक को। तो डायरेक्ट काम का असर किस पे पड़ रहा है? बुक पे, क्योंकि रखी गई है। क्या रखी गई है? बुक। और बुक अंडरलाइंड है, बुक के बारे में पूछ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, 12th में हो। कैन यू प्लीज मेक ग्रैंड मा कप ऑफ टी? क्या तुम प्लीज दादी के लिए एक चाय की कप बना सकते हो, ये एक कप चाय बना सकते हो? तो देखो ग्रैंड मा, ग्रैंड मा मतलब दादी, अ कप ऑफ टी। अब देखो चाय तो बनानी है, बनाना क्या है? चाय। लेकिन किसके लिए बनाना है? दादी के लिए। तो जब बनाने का काम मेक है, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी अगर अंडरलाइन रहता तो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कप ऑफ टी बनाने किसके लिए है? तो दादी के लिए, तो दादी का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब 13 पे। गिव द कैट हर डिनर प्लीज। प्लीज बिल्ली को उसका डिनर दे दो। अब देखो कैट अंडरलाइंड है, देना किसको है? कैट को देना है। क्या देना है? डिनर। लेकिन जब मैं पूछूंगी कि देना क्या है, तो बोलोगे डिनर। जब मैं पूछूंगी किसको देना है, तो जवाब होगा बिल्ली को। तो किसको जब हो जाएगा ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन देना क्या है? डिनर। तो डिनर क्या था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कैट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। और अंडरलाइंड वर्ड क्या है? कैट। तो इसका आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 14 पे हो। वी वर स्विमिंग एट द लेक यस्टरडे। हम कहाँ स्विम कर रहे थे? तालाब पे। ठीक है, एट प्रीपोजिशन, ये क्या है? प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, और कहाँ जाना है? लेक में जाना है, लेक के बारे में बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसका बनेगा? प्रीपोजिशन का बनेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। 15 में आओ। ही हिट द दैट बॉल राइट आउट ऑफ द पार्क। उसने वो बॉल सीधा पार्क के बाहर फेंका। मारा, हिट मतलब मारना। ओके, तो हिट का असर किस पे हो रहा है? बॉल पे हो रहा है। अगर बॉल रहता तो वो क्या हो जाता? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉल के बारे में बात करते थे। लेकिन अब देखो आउट ऑफ, आउट ऑफ किसके बाहर? तो पार्क के बाहर। आउट ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और बात किसके बारे में की जा रही? पार्क। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ किसका? प्रीपोजिशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आंसर्स बनाती हूँ वैसे बना के लिख रखा है मैंने, नंबर वाइज। अपने आंसर्स मैच कर लेना। थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ती हूँ। यहाँ देखो 8 9 10 11 12 और इधर। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक पढ़नी है, कलेक्टिव नॉन। जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा कि मैम कलेक्टिव नॉन पढ़ा रही हैं, जब मैं कलेक्टिव नॉन पढ़ा रही थी मैंने कहा था कि मैं एक ग्रुप कैटेगराइज करके बताऊंगी कि कलेक्टिव नॉन यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, क्योंकि ये रटने वाली चीज है। इसको आपको याद करना होगा, टाइम देना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कलेक्टिव नॉन है ना, ये सारे वर्ड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, याद रखना। हाई लेवल के कंपटीशन में भी इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। चलो पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है बताया था, जैसे क्या होता है? नाम है। किसका है? ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। ठीक है, ये समझ में आया?
अब एनिमल्स की कैटेगरी में क्या क्या नाम यूज होते हैं कलेक्टिव नॉन के, वो देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शिप, FLOCK, फ्लॉक, ठीक है, एक भेड़ का झुंड। फ्लॉक जब भी शिप के साथ यूज होगा तो फ्लॉक होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मैंने बताया था कि कुछ नॉन फीमेल होते हैं और कुछ मेल नॉन होते हैं। तो कुछ नॉन जैसे कि टीचर वर्ड हो गया, कभी भी आप उसको टीचर्स या मेल टीचर ऐसे नहीं बोलते, टीचर ही बोलते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वो नॉन बीच का है, ठीक है। जैसे पायलट हो गया, पायलट में फीमेल मेल नहीं होता। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर में नहीं होता, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ नॉन जो ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, जिनको आप एक से ज्यादा कर ही नहीं सकते, लिखना लिखते नहीं उसको एक से ज्यादा। जैसे शिप है, तो शिप में एस नहीं लगाना कभी, शिप्स मत लिखना, वो गलत है, शिप्स नहीं लिखा जाता इंग्लिश में। वैसी हेयर, HAIR, हेयर, बाल जो होते हैं उसका कभी प्लूरल नहीं होता, हेयर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर जब ढेर सारे हेयर की बात करेंगे तो बंच ऑफ हेयर बोल देंगे, BUNCH, बंच ऑफ हेयर। जैसे यहाँ पे फ्लॉक ऑफ शिप हुई, जब मैं शिप बोलूंगी तो एक शिप समझना, जब मैं फ्लॉक ऑफ शिप बोलूंगी तो बहुत सारी शिप समझना। जब मुझे गिन के बताना होगा कि कितनी शिप है तो मैं 2 3 4 5, 4 शिप, 5 शिप, ठीक है, लेकिन शिप्स नहीं होता है, याद रखना। वैसे ही फिश, मछली, मछली में भी फिशेस नहीं होता, फिशेस गलत वर्ड है। बहुत जगह देखोगे फिशेस लिखा हुआ है लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्ड ही नहीं है। अ हर्ड ऑफ कैटल, एक झुंड है, वही चरने वाले जानवरों को कैटल कहते हैं, ठीक है, तो अ हर्ड ऑफ कैटल। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ पैक ऑफ वुल्व्स, PACK, पैक, और वुल्व्स, वुल्फ का होता है WOLF, एक वुल्फ होती है, और उसका प्लूरल करोगे, ढेर सारी वुल्फ बोलोगे तो WOLVES, वुल्व्स। अ स्वार्म ऑफ बीज, SWARM, स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, बीज मतलब मधुमक्खियों का झुंड, स्वार्म। जब भी झुंड, देखो ये सारे वर्ड्स झुंड ही डिनोट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जानवरों के साथ अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं, और ये समझने वाली बात नहीं, ये रटने वाली बात है, याद कर लो। अ स्कूल ऑफ फिश, देखो यहाँ पे फिशेस नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे बीज है। अ शोल ऑफ फिश, चाहे स्कूल लिखो या शोल, SHOL, शोल, जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन फिश के जब झुंड को बताओगे तो ये दोनों वर्ड्स में से कोई एक यूज करना है आपको। अब लायंस, जब शेर की बात होगी तो अ प्राइड ऑफ लायंस, झुंड जब होगा लायन का उसको क्या कहते हैं, प्राइड। बंदरों की बात होगी, मंकीज, तो क्या लिखोगे, ट्रूप, TROOP, ट्रूप। अब लोगों के बारे में आ जाओ, अब जब सेलर्स के बारे में बात होगी, ठीक है, तो क्रू लिखोगे, CREW, क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब जब सोल्जर्स की बात होगी, मतलब सेना, तो आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। अब म्यूजिशियंस मतलब संगीतकार, म्यूजिशियंस की बात होगी तो अ बैंड, BAND, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। प्यूपिल्स मतलब सीखने वाला, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम सीखने वाले, हम प्यूपिल्स भी कहलाएंगे। अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स, क्लास लिखोगे, ठीक है। जजेस जब होगा तो जजेस का हमेशा पैनल होता है वर्ड, ठीक है, पैनल ऑफ जजेस। रॉबर्ट्स तो गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स तो GANG, गैंग, PANEL, पैनल, पैनल है। अब थिंग्स पे आ जाओ, अ बंच ऑफ कीज, मतलब चाबियों का झुंड है तो उसको बंच बोलेंगे, अ बंच ऑफ कीज, ठीक है। अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, पाइल जब भी वर्ड यूज करेंगे कपड़ों के लिए तो वो क्या होगा, इकट्ठा किया हुआ, मतलब जो अच्छे से अरेंज करके सरिया के नहीं रखा हुआ, उसके लिए पाइल यूज करते हैं, तो अब पाइल ऑफ क्लोथ्स, पाइल, ठीक है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स की क्या है, गैलेक्सी है। अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब कोई भी कार्ड हो सकता है, ताश का कार्ड या जो भी गेम खेलते हो वो कार्ड, उसका जो ग्रुप होता है जो एक सेट में आता है उसको पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स कैसे बोलते हैं, जैसे टीचर्स डे हो गया, जैसे टीचर्स डे हो गया, जैसे पेरेंट्स डे हो गया, या कोई भी फंक्शन होता है स्कूल में, कॉलेज में, कुछ भी होता है आपके, तो आप बुके, जो गुच्छा, गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, फूलों का गुलदस्ता जो देते हो गेस्ट को,
उसको बुके बोलते हैं। अब देखो बुके की स्पेलिंग बहुत से लोगों को नहीं आती होगी, तो बुके की स्पेलिंग पे ध्यान दे लो, BOUQUET, बुके। बुकेट मत बोल देना, बुके बोलते हैं, लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है। अब जैसा कलेक्टिव नाउन का दो तीन और एग्जाम्पल देख लो चीजों के बारे में। अ पेयर ऑफ शूज, जैसे एक जूतों का पेयर। जूते जो होते हैं कभी भी एक जूता नहीं दिखाता है दुकान वाला, दोनों पैरों के दिखाता है, ठीक है। तो पेयर होगा, पेयर का मतलब ही होता है दो, PAIR, पेयर। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब ग्रेप्स का झुंड, गुच्छा, ठीक है। तो BUNCH, बंच, कभी भी एक अंगूर नहीं होता है, गुच्छा होता है अंगूर का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक्सरसाइजेस दी है मैंने, और यहाँ पे सिर्फ 7 एक्सरसाइजेस हैं। और इसमें क्या करना है, ये जो ऊपर वर्ड्स देख रहे हो, फैमिली, क्रू, स्टूडेंट्स, स्वाम, हर्ड, टीम, आर्मी, जो पढ़ाया है उसको पलट के देखना, उसको पीछे जाके देखना, और उसके हिसाब से ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना सेंटेंस में, ये इसमें फिल करना है कि कौन किसके लिए सूटेबल है, कौन किस में जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब मैं इसमें से एक भी आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि सिर्फ 7 है, इसको खुद से करो तो बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर बताऊंगी, इसका समझाऊंगी कि कहाँ पे क्या होगा। हो सकता है एक दो वर्ड्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, वो इसलिए ताकि आप लोग खुद का दिमाग लगाओ, इधर उधर से सर्च करो, कोई बुक्स पढ़ो, खुद से मेहनत करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आंसर बताऊंगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रख रही हूँ, आप लोग देख लो। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आप लिटरेचर पढ़ाइए, मतलब जो हमारे स्कूल में चलता है, हमारे स्कूल में जो चल रहा है वो पढ़ाइए, जो हमारी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है फिलहाल किसी की पढ़ाई तो हो नहीं रही है, लेकिन टेक्स्ट बुक से पढ़ाइए, ऐसा कहना है। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊँ, समझाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी एनसीईआरटी की क्लास 10 का बुक से होगा। कौन सी बुक से होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, नाम लिख दूंगी बुक का, क्योंकि मैंने देखा अभी एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं इंग्लिश की, तो मैं किसी एक बुक से पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि ग्रामर भी लेके चलेंगे, ताकि आप जो मेन बुक का जो टेक्स्ट है वो तब तक के लिए अच्छे से नहीं समझ में आएगा जब तक ग्रामर ना सही से पढ़ा हुआ हो, क्योंकि जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं समझ पाओगे, और ना ही आप खुद से सेंटेंस लिख पाओगे। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी भी, उनको खुद से इंग्लिश लिखने भी नहीं आएगी शायद, समझ सकते हो लेकिन लिख नहीं पाएंगे वो। अगर एक पैराग्राफ बोलूं लिखने के लिए तो बहुत कोई नहीं लिख पाएगा, उसके लिए ग्रामर अच्छा होना चाहिए। तो ग्रामर साथ ही साथ चलता रहेगा टेक्स्ट बुक के साथ। तो मैं क्या करूंगी कि मैं अल्टरनेट डे, मतलब एक एक दिन बाद करके ये टेक्स्ट बुक पढ़ा दूंगी और कभी ग्रामर पढ़ा दिया करूंगी। इस तरह से ग्रामर भी आगे बढ़ेगा और टेक्स्ट बुक भी आगे बढ़ेगी। और फिलहाल टेक्स्ट बुक अभी क्लास 10 की होगी, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया यूज होता है, ठीक है। और ये आंसर्स आप लोग बनाने की कोशिश करना, नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगी। चलिए ठीक है, बाय।